आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कनिष्क, इनका जो राज्यकाल है, इनके राज्य का जो समय है, उस समय में बुद्धिज्म किस तरह अपने विकास की ओर जा रहा था और उस वक्त में किस तरह बौद्ध विद्वान, बौद्ध भिक्षु ये बुद्धिज्म में नई नई रचनाओं के साथ, साहित्यिक रचनाओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि कुमार जीव, इन्होंने आर्यदेव का जो चरित्र चीनी भाषा में लिखा वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। और वो चीनी भाषा में जब ये उन्होंने लिखा तो उसके बाद चीनी यात्री इत्सिंग, इनके यात्रा वृत्तांत में हमें अश्वघोष, नागार्जुन और आर्यदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। आर्यदेव वैसे सिंहल भिक्षु माने जाते हैं, लेकिन आर्यदेव भले ही सिंहल भिक्षु हैं, लेकिन वो शिष्य है नागार्जुन के, और नागार्जुन कनिष्का के राज्यकाल से जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए कि ये समय जो है, इस समय बुद्धिज्म अपने ऐसे फैलाव पे था कि जहां वो अपने यहां की सारी सीमाएं तोड़कर भी बाहर निकल रहा था। और तब देखिए कि नागार्जुन का जन्म तो बरार प्रांत में हुआ, विदर्भ आज का, लेकिन वे रहे कनिष्का के साथ। वहां भी उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की, उनका संशोधन किया, उन्होंने विदर्भा में भी उसका संशोधन किया। और जब वो ख्याति प्राप्त हुए, जब उनकी पहचान बनी, तो वो नागार्जुन कोंडा से बनी, जो अभी आंध्रा में है। और फिर उनके जो शिष्य हैं वो लंका से है। तो ये कितना बड़ा दायरा है। अब देखिए कि आर्यदेव ये आचार्य नागार्जुन के शिष्य थे। अभयगिरी विहार परंपरा में उनकी प्रवृत्ति मानी जाती है। नागार्जुन की ख्याति सुनकर वे भारत गए थे और चंद्रकीर्ति के अनुसार वे सिंहपुर से आए थे। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह स्थल उत्तर भारत में था, और कुछ इतिहासकार सिंहपुर को सिंहद्वीप मानते हैं। इतिहासकारों में इसके विषय में एक मत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसे यह लिखा है कि वे सिंहद्वीप से थे, और सिंहद्वीप मतलब श्रीलंका। कुछ लोगों का यह मानना है कि वे सिंहपुर से थे, और यह सिंहपुर उत्तर भारत में आता है। लेकिन आर्यदेव ने 10 ग्रंथों की रचना की है। चतुशतक, माध्यमिक हस्तवाल प्रकरण, स्खलित प्रमथन युक्ति हेतु सिद्धि, ज्ञानसार समुच्चय, चर्या मेलायन प्रदीप, चत्तावरम विशोधन, चतुपिष्ट तंत्रराज, चतुपिष्ट साधन, ज्ञानडकिनी साधन और यकद्रम पंचिका, ये सब माध्यमिक दर्शन के ग्रंथ हैं। और आर्यदेव एकांत स्थान के प्रेमी थे। आर्यदेव की विशेषता थी कि वे एकांत स्थान पर अपना कार्य करते थे और अपनी साधना करते थे। कहा जाता है कि एक दिन वे जब जंगल स्थित अपनी कुटी की ओर जा रहे थे तो ब्राह्मणों ने उनकी हत्या करवा डाली। कनिष्क काल में मातृचेट भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। तारानाथ के अनुसार यह अश्वघोष का ही दूसरा नाम था, किंतु मंजूश्री मूल कल्प में दोनों को पृथक माना गया है। मातृचेट उम्र में अश्वघोष से छोटे थे। दोनों समकालीन थे और एक ही संप्रदाय में दीक्षित हुए, सर्वास्तिवादी। असंग, वसुबंधु और आदि श्रेष्ठ आचार्यों ने भी मातृचेट को माना है। तो कनिष्क काल में मातृचेट का भी अपना एक विशेष स्थान है। उन्होंने चतुशतक, शतपंचशिका, स्तोत्र नाम के पद्य ग्रंथ लिखे जिनमें बुद्ध गुण गाए हैं। उनका एक अन्य ग्रंथ भोट देश में प्राप्त हुआ, जिसका नाम अर्ध्यार्ध शतक है। कनिष्क काल में हम इन चीजों को देख सकते हैं। इसमें नाट्य रचनाएं हुई है, इसमें साहित्य की रचनाएं हुई, विशेष रूप से बुद्धिस्ट सेगमेंट में। और खास बात जो कही जाए कि इसमें
शिल्पकला और मूर्तिकला का विकास हुआ है। तो ये शिल्पकला और मूर्तिकला का विकास मतलब कला के क्षेत्र में अगर बौद्धों के सेगमेंट से अगर किसी चीज को जाना जाए तो कनिष्क का नाम बड़ा ऊंचा हो जाता है। अब देखिए, इन सारे ग्रंथों की जो ग्रंथ मात्रचेत ने लिखे हैं, इन सारे ग्रंथों के हीनयान तथा महायान दोनों ने ही समान रूप से इसे स्वीकार किया है। और इनका एक और भी ग्रंथ था जो महाराज कनिष्क को पत्र स्वरूप भेजा गया था। एक ग्रंथ जो पत्र के रूप में सम्राट कनिष्क को भेजा गया, उसमें 85 श्लोक थे और कनिष्क ने उन्हें अपने दरबार में पधारने का निमंत्रण दिया था। उस निमंत्रण को अस्वीकार करके उन्होंने वो संदेश भेजा था। सम्राट कनिष्क ने मात्रचेट को निमंत्रण भेजा कि वो दरबार में आए, और उस दरबार में ना जाते हुए मात्रचेट ने उनको उत्तर भेजा कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन उस उत्तर में जो उन्होंने श्लोक भेजे वही श्लोक 85 श्लोक उस निमंत्रण को अस्वीकार करके उन्होंने मुक्त संदेश भेजा और सारे बौद्ध विहार में उनके चतुश्शतका का पाठ किया जाता था। मात्रचेट की कृतियों को सिंहल बौद्धों ने भी अपने साहित्य में आदर का स्थान दिया है। पुराने रूप सिद्धि समय में इसके उदाहरण पाए जाते हैं। तो सम्राट कनिष्क के समय को अगर हम याद करें तो ये समय बड़ा ऐसा समय था कि जिस समय में बुद्धिज्म अपने उस समृद्धता की ओर बढ़ रहा था, अपनी उस उन्नति की ओर बढ़ रहा था जो उसका लक्ष्य था। ह्वेनसन प्रतिपादन करते हैं कि कनिष्क काल में आचार्य कुमारलब्ध उत्तर भारत को प्रकाशित करने वाले सूर्य थे। ह्वेनसन कहते हैं कि कुमारलब्ध जो थे उस वक्त में कनिष्क के काल में वे उत्तर भारत को प्रकाशित करने वाले सूर्य थे। इसका मतलब ज्ञान के प्रकाश से। उनकी जन्मभूमि तक्षशिला थी और बाल्यावस्था से ही उनमें विशिष्ट बुद्धि थी। वे यौवन काल में ही प्रवज्जित हुए और एक दिन में 32,000 शब्द पढ़ने की तथा उतने ही अक्षर लिखने की उनमें सामर्थ्य थी। अब देखिए, ये बड़ा विशिष्ट गुण है उनका कि 32,000 शब्द एक ही दिन में पढ़ना और फिर उन्हें लिखना। उनकी रचनाओं में कल्पना मंडितिका दृष्टांक विशेष उल्लेखनीय है। जिन बोधिसत्वों तथा विज्ञप्ति मात्र सिद्धि भी इन्हीं के ग्रंथ में माने जाते हैं। मतलब जिन बोधिसत्व और विज्ञप्ति मात्र सिद्धि भी इन्हीं के ग्रंथों को माना जाता है। तो इस तरह कुमारलब्ध का ये जो प्रादुर्भाव मिलता है ये भी कनिष्क के काल में ही आता है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बौद्ध सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के समय की इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।